हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड है, उसका एग्ज़ाम हमारा 7 जनवरी को हो चुका है। तो राजस्थान जीके का जो एग्ज़ाम था वो हमारा हो चुका है। आई होप कि आप सभी का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी अच्छा गया होगा। जितनी आपने प्रिपरेशन की थी और जितना आपका टारगेट था उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपने पेपर अटैम्प्ट किया होगा और आपका वो टारगेट है वो अचीव हुआ होगा। तो अब हम इसके क्या बात करेंगे कि अब हमारा जो पेपर थर्ड है वो हो चुका है। अब इसके आगे हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमारा पेपर 1 और जो पेपर 2 है हमारा, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। तो हम उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम हमारा 7 जनवरी को हुआ है, ये एग्ज़ाम जो 7 जनवरी को हो चुका है वो हमारा 50 मार्क्स का था। इस एग्ज़ाम को हमें यहीं पे छोड़ देना है। इसके बाद हमें इसके बारे में नहीं सोचना है कुछ भी। जैसा एग्ज़ाम हमारा ये हुआ है, चाहे ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, चाहे हमारा ये एग्ज़ाम थोड़ा एवरेज रहा हो, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि जिसका एग्ज़ाम अगर अच्छा हुआ है तो उसे इतना ज़्यादा हवा में आने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो गया, अब तो मेरा सिलेक्शन काफ़ी हो जाए। क्योंकि अभी सिर्फ हमारा 50 मार्क्स का हुआ है, अभी हमारे पास 75 और प्लस 24 जो इंटरव्यू है वो अभी भी हमारे पास बाकी है। तो अगर इसके अंदर अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा जो ये जीके वाला है वो किसी भी काम में नहीं आएगा। और जिसका पेपर अगर थोड़ा एवरेज रहा है तो वो अभी बाहर नहीं हुआ है, वो अभी भी फाइट में है। पर कंडीशन ये है कि जितना उसका जीके के अंदर जो उसका कम रह गया उसे कैसे भी करके यहाँ पे उसे कवर करना ही होगा। तो इसके तो हमारा टारगेट यही है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा किस चीज़ के बारे में कि जो एवरेज जो गुड स्कोर है, जो डिफरेंट वीडियो जो लोगों ने डाले हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे डिस्कशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक जो गुड स्कोर जो माना जा रहा है वो है 25 मार्क्स जिसके बन रहे हैं, उसका स्कोर है वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जा रहा है, गुड स्कोर है कि वो अच्छी खासी इस फाइट के अंदर बना हुआ है। और फिर उसके बाद अगर किसी के अगर 30+ अगर मार्क्स आ रहे हैं ना तो वो ऑलरेडी लीड के अंदर है कि उसे काफ़ी अच्छा स्कोर उसको मिल गया है। कि इससे क्या होगा, अगर उसके 15 से 20 क्वेश्चन अगर यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर अगर उसके गड़बड़ हो जाए तो उसे कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं होगी, वो फिर भी सेफ रहेगा, फाइट में अच्छा खासा बना रहेगा। तो जिसके अगर एग्ज़ाम्स में अगर 30+ आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे ही रेंज के अंदर है। और जो यहाँ पे 20 के आसपास जिसका स्कोर आ रहा है उसका थोड़ा ऐसे है कि इसे ये जो 5 मार्क्स उसके थोड़े कम रह गए होंगे, वो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। बस उसे 1-2 यूनिट्स जो उसकी थोड़ी कमज़ोर यूनिट्स है उनके ऊपर उसे फोकस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से ये मार्क्स है वो कवर हो जाएंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं जिनके 15 के अराउंड जिसके मार्क्स आ रहे हैं उनका, अब ये भी क्या है यहाँ पे हमारा जो शुरू से जैसा है कि मैं बता रहा हूँ आपको, अब इन लोगों की क्या कंडीशन होगी यहाँ पे जिनके 15 मार्क्स आ रहे हैं, इनके साथ कंडीशन ये है कि जैसा हम शुरू में ही जैसे बात कर रहा हूँ ना, मैं जैसे जहाँ मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं वहाँ मैंने ये बोला था कि आपको क्या करना है कि रिटर्न के अंदर जीके प्लस सब्जेक्ट दोनों मिला के हमें 150 स्कोर करना है, ताकि हम इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड ना रहें। कि जो इंटरव्यू वाले जो मार्क्स है ना ये हमारे लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करे। ये हमारा टारगेट था कि इसमें 5 मिले 10 मिले वो हमारे पास बोनस हो, कि अगर कहीं 1-2 नंबर से हम ना रह जाएं। ये अब जिनके ये 15 मार्क्स आ रहे हैं ना उनकी क्या सिचुएशन है, 10 से 15 जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो अब इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि स्कोर तो इन्हें यहाँ भी करना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और प्लस इन्हें इंटरव्यू भी अच्छा करना पड़ेगा। तो ये भी रेस से बाहर नहीं है, थोड़ा पीछे ज़रूर होगे पर ये अगर मेहनत करे तो वापस इनके बराबर आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा है ये। अब अगर कोई बोल दे जी मेरे तो 10 नंबर भी नहीं आ रहे, इतने मार्क्स आ रहे हैं, 5-10 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए तो प्रैक्टिकली तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी सिर्फ 50 मार्क्स का हुआ है लेने को, तो ये आगे जो 174 जो बच गया हमारा यहाँ पे
उसके अंदर से भी ये 150 स्कोर कर सकता है। मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल है, पर रियलिस्टिक अगर चांसेस की बात करें तो जिसके यहाँ पे 5, 6, 7 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मैं तो उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं हो। क्योंकि जो इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस था, पेपर इतना बेकार नहीं था, इतना टफ नहीं था जितना बोल रहे हैं कि पेपर टफ था। पेपर ईजी टू मीडियम साइड में था, ना कि मीडियम टू टफ साइड में। ईजी टू मीडियम था। अगर किसी ने अगर अच्छे से तैयारी की होगी, अपना कुछ सिलेक्टिव पोर्शन अगर वो पढ़ के गया है, तो वहाँ से उसके मिनिमम 15 मार्क्स है वो आसानी से ले सकता था। अगर जिसके ये 5, 6, 7 ही नंबर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये था कि वो इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं है। सिचुएशन है ऐसा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास क्या सिचुएशन थी यहाँ पे। स्टार्टिंग में हम लोग ये समझ रहे थे कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक है वो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर हमें पता लगता है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं हो रहा, ये एग्ज़ाम आगे चला गया, दिसंबर एंड तक या जनवरी तक होगा। तो 2 महीने हमारे पास यहाँ बढ़ गए थे। फिर हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि 7 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम होना है राजस्थान जीके का। ये हमें 2 महीने पहले पता लग गया था, नवंबर के अंदर। तब हमारा क्या प्लान था, तब हमने ये सोचा था कि अगर 7 जनवरी को अगर ये जीके का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके बाद में काफ़ी जल्दी ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। पर इससे 40 दिन पहले, हमें 40 डेज़ पहले ये पता लग गया था कि ये जो एग्ज़ाम्स है हमारा जीके और सब्जेक्ट के पेपर में, हमारे पास कम से कम 120 डेज़ है, 4 महीने हैं, 4 मंथ। तो इन 40 डेज़ के अंदर हमें सिर्फ जीके ही पढ़ना था। जो सीरियस कैंडिडेट था वो इसी टाइम पे सीरियस हो गया था। उसने इन 40 डेज़ के अंदर जीके के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो जिसने इन्हीं 40 डेज़ के अंदर जीके पढ़ा होगा, ओनली जीके पढ़ा होगा, तो उसके भी यहाँ पे 15+ मार्क्स आराम से बने होंगे। तो अगर आपके 5, 6, 7 मार्क्स हैं तो इसका मतलब ये था कि आप अभी तक इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं थे। आप अभी भी इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो सकते हो। जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है वो 135 हो सकता है कि स्कोर कर ले पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। 15 से 20 मार्क्स उसके अगर इंटरव्यू के अंदर आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि वो यहाँ पे इस स्कोर को है वो कर सकता है। ऐसा नहीं है, पर मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये 5, 7 वाले सीरियस नहीं थे इस एग्ज़ाम को लेके। तो अभी भी अगर ये सीरियस हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बराबर आ सकते हैं, पर इसके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो सबसे सेफ है ना, 30 वाला तो लीड के अंदर है, 25 वाला सेफ है, सही है, फाइट के अंदर बना हुआ है। इन्हें 20 वालों को थोड़ा रिटर्न के अंदर अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि ये इस मार्क्स को कवर कर ले। और 10, 15 वाले ये भाई अब अपना इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड हो गए, मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्या कैटेगरी बन के आती है तो मैंने आपको बता दिया। एक तो जो है 30+, एक हमारा 25 वाले आ गए, हमारे पास 20 आ रहे, और एक जिनका यहाँ पे 15 के अराउंड ऑफ जितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये तो सबसे सेफ जोन में है। ये हमारे लीड के अंदर बोलूँगा मैं, ये हमारा बोलूँगा ये सेफ जोन के अंदर है। इनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, और ये इंटरव्यू के ऊपर अब यहाँ पे इन्हें डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और प्लस इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो सब्जेक्ट है उसमें भी स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी तक यानी कि मैं ये कहूँगा 15 वाला है वो अभी तक इस फाइट के अंदर है काफ़ी अच्छा खासा। और जो 10 से नीचे अगर जो चला गया ना, तो भाई उसका तो मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला। आप चाहो तो सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी आपको। कुछ एक्स्ट्रा अगर कर जाओ ना तभी यहाँ पे आपके चांसेस होंगे, वरना यहाँ तो 25 वाले भी बैठे हैं भाई, 30 वाले भी बैठे हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत होगी। ये सिर्फ अकेला केमिस्ट्री का नहीं है, अगर बाकी अगर जो साइंस के सब्जेक्ट है, मैथ और जो फिजिक्स है, उनमें भी सेम सिचुएशन ही है। तो ये अभी तक हमारा ये एनालिसिस है। तो अभी हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, आगे की स्ट्रेटजी क्या है, वो हमारी आगे की स्ट्रेटजी ये है कि हमने जैसे पहले वीडियो मैंने बताया था, तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें रिटर्न के अंदर 150 मार्क्स लेने हैं।
150 मार्क्स हमें लेने हैं रिटर्न के अंदर, ताकि हम इंटरव्यू के ऊपर इंडिपेंडेंट रहे, इंटरव्यू हमारे लिए रहे बोनस। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ थी ना वो थी 149, और ये वाली जो 149 जो कट ऑफ थी वो थी हमारी 215 में से, क्योंकि 18 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे जीके और इसके मिला के। डिलीट होने के बाद ये हमारे पास 149 जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 215 में से। ये मैं खाली बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब इस बार अगर आप ये बोल दोगे कि सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो हमारी डबल हो गई है तो कट ऑफ और नीचे रहेगी, हाँ सही है, हो सकता है कि बहुत नीचे रह जाए, पर अगर सीट डबल हुई है ना तो कंपटीशन भी आपका डबल हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये सीट्स और कंपटीशन बिल्कुल प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि पिछली बार सिर्फ थे नेट वाले, जो सिर्फ नेट वाले थे, जो लोग अच्छी खासी अपनी पीएचडी कर रहे थे, उनका जीके थोड़ा है वो वीक होता है। अब यहाँ पे सेट वाले भी आ गए, नेट प्लस सेट ये दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और आपको ये बताया जो ये सेट वाले होते हैं ना ये राजस्थान के ही होते हैं प्रॉपर, इनका जीके अच्छा जीके होता है इनका, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो ये भी है। तीसरी चीज़ सीट डबल है, लोगों का मोटिवेशन भी उतना ज़्यादा हाई होगा। फोर्थ चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर ये मान रहा हूँ ना मैं, वो क्या है, एक तो इनके पास एक बेस बना हुआ है। वो बेस कौन सा है? क्योंकि पीछे जो पेपर गया था ना वो ज़्यादा गैप का नहीं था, वो 2 साल पहले ही हुआ था, तो वहाँ से जो बच्चे मिस कर गए थे, जो वेटिंग के अंदर थे, जो बाद में जो प्रोविजनल लिस्ट आती है उसके अंदर थे, तो मैं ये मान रहा हूँ कि वो सारे के सारे इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत अच्छा था। उनकी जो एक दो गलतियों के कारण वो रह गए होंगे, वो गलतियाँ रिपीट नहीं करने वाले, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है ना वो आ रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो रीच है ना, वो रीच है वो सबके पास हो गई है अब। तभी तो ये उस टाइम तो ये सब चीज़ें स्टार्ट ही हुई थी ऑनलाइन क्लासेस वाला कोविड के टाइम, बट आज है ना ये सबके पास है। तो इन सभी चीज़ों के कारण मैं ये कहूँगा कि ये कट ऑफ, आप ये मत सोचना कि सीट डबल हो गई तो भाई ये कट ऑफ 149 से नीचे जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, ये इसी के अराउंड ऑफ रह सकती है। हो सकता है 147 रह जाए, 152 भी जा सकती है, पर ऐसा नहीं कि 149 की 140 आ जाएगी, ये नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप यही सोचो अपना कि ये हमें 150 है वो हमें करना ही करना है। अब जितना मार्क्स आपका जीके के अंदर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। मैं ये सोच रहा हूँ जो हमारा यहाँ पे जो जीके के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो 25 है वो मैं एवरेज स्कोर मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा एवरेज स्कोर है 25। तो इसी के अकॉर्डिंग हम वो टारगेट करेंगे कि हमें 125 है वो स्कोर करना ही करना है। अब यहाँ पे जिसके 30 प्लस बन रहे हैं वो देख लो, उसे 120 करना होगा, जिसके 20 बन रहे हैं उसे 130 करना होगा। और ये 15 वालों को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा अपना इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड रहेंगे। ये 15 वाले जो है ना, तो ये भी आप ये सोचो कि आप 130 तो स्कोर करो यहाँ पे रिटर्न के अंदर, और प्लस आप अपना साथ ही साथ इंटरव्यू अच्छा करने की कोशिश करना। यहाँ पे इनके लिए यही रहेगा, इनका 15 वालों का यही रहेगा। तो यहाँ पे यही है कि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो टारगेट है वो हमारा यही होना चाहिए, ठीक है ये चीज़। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास, आपको पता है कि जो सिलेबस जो है हमारा, वो सिलेबस यहाँ पे हमारे पास 2 पेपर्स है, जैसे पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 को मैं बेसिक पेपर बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हम 11th 12th के अंदर पढ़ते हैं वही चीज़ें हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा हैं। अगर मेरे पास अगर PDF है तो मैं आपको PDF दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है हमारा सिलेबस भी। हाँ, तो ये हमारा पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका जो ये वाली यूनिट्स है, ये हमारा यूनिट 1 2, ये वाली हमारी, ये 3rd और ये हमारा 4th
देन हमारा ये 5th 6th 7th ये हमारी इतनी जो यूनिट्स आ रही है, ये केमिकल काइनेटिक्स को मैं भी इसी के अंदर ही लेना चाहूँगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। तो इसमें आप देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और ये भी, तो ये जो हमारा इतना जो है ये आप देखोगे तो फर्स्ट पेपर है ना वो लगभग हमारा किस में से है कि हमारा 12th का ही है, कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 यूनिट्स जो है वो पेपर 1 में से अकेला हमारा बन रहा है फर्स्ट में से। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ से जो प्रोसेस है ना वो हमारा क्या होना चाहिए कि जो 13 यूनिट्स जो पेपर 1 के अंदर है ना वो हमारे 12th के अंदर है सिलेबस के अंदर, तो इसके अंदर तो हमारे पास कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। फिर अगर हम देखें तो हमारा जो सेकंड पेपर है ये थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि ये बीएससी और एमएससी लेवल का हमारा होगा। तो इसमें सभी की जो पकड़ है वो एक जैसी नहीं होती, किसी का जो फिजिकल वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपनी यूनिट्स को है ना वो उस तरीके से डिवाइड करना है कि हमें क्या करना होगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं आपको मतलब ऐसी यूनिट्स हैं जैसे हमारे पास 30 यूनिट्स हैं, तो 30 यूनिट्स है तो ईच यूनिट्स में से हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज 10 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स हर यूनिट्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एवरेज निकालना है कि हम हर यूनिट में से 8 क्वेश्चन है ना वो ठीक कर पाएँ ताकि हमारे 240 कवर हो जाए, और 240 के बाद हमारे 120 है वो मिनिमम मार्क्स इतने हमारे बनने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यही सिलेक्ट करना है। अब हर यूनिट के अंदर तो एवरेज हमारे आ नहीं सकते इतने, किसी यूनिट के अंदर हमारे 9 मार्क्स आएंगे, किसी के अंदर हमारे 8 भी आ सकते हैं, किसी के हमारे पास 6 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट करनी है कि सिलेबस देखो आप कि 9 क्वेश्चन आप किस में से ठीक कर सकते हो, ऐसी यूनिट्स कौन सी है जिसमें से आपके 8 या 7 क्वेश्चन है वो ठीक होंगे, 7 या 8, और ऐसी यूनिट्स देखो जिसमें आप 6 के अराउंड ऑफ ठीक कर सकते हो। मान लो कि हमारे पास 20 यूनिट्स अगर आपके पास ऐसी है, 20 नहीं 20 ज़्यादा हो जाएगी, 15 यूनिट्स मैं लेके चलता हूँ जिसके अंदर आप 9 या 10 है वो आप इजीली कवर अप कर सकते हो। तो 15 यूनिट्स अगर आप ये मान के चलो तो 135 आपके यहाँ हो जाएंगे। 10 यूनिट आपके पास ऐसी है जहाँ से आप 80 क्वेश्चंस आप कर लोगे, और बाकी जो आपके पास 5 यूनिट्स है ना जो हमें नहीं आती वहाँ पे वो हम अगर एक बार तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते सिलेबस, इस टाइम पे हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, हर यूनिट पढ़नी है, बेसिक एक बार उसका थ्योरी सब पढ़ना है ताकि उसमें से जो इजी क्वेश्चन आए वो हम अटेम्प्ट कर पाएँ। देखो 6 मार्क्स लेने के लिए पढ़ना और 10/10 के लिए पढ़ना दोनों में फ़र्क होता है। नॉर्मल पढ़ के आप 6 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो, जबकि 10/10 लेने के लिए ना आपको उसकी एक चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो चलो किसी से भी मिस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने बहुत डीपली अगर पढ़ा है तो भी एक क्वेश्चन है वो जा सकता है। ऐसी कुछ यूनिट्स ऐसी भी रहेंगी जहाँ पे आप 10 मार्क्स भी कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि हम यूनिट को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि 6 मार्क्स तो हम इजीली कर सकते हैं कम पढ़ के भी, पर पढ़ना पड़ेगा। अगर छोड़ दिया तो वो वहाँ पे हमारे पास 1 या 2 मार्क्स ही बनेंगे अगर हमने बिल्कुल छोड़ दिया। एक बार अगर उसको हमने कहीं से भी एक बार अगर उसको पढ़ लिया अच्छे से, थ्योरी अगर उसकी पढ़ ली तो हम है उसमें से 6 मार्क्स ले आएंगे एक बार पढ़ने के बाद। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, सारी चीज़ें अगर आपने डिफरेंट बुक से पढ़ी है तब जाके कहीं पे हमारे पास 10/10 10/10 हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, कोई भी सिंगल यूनिट नहीं छोड़नी, कुछ भी नहीं छोड़ना, हर यूनिट है एक बार उसको पढ़ना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू पढ़े, यूट्यूब के थ्रू पढ़े या फिर बुक के थ्रू पढ़े, क्योंकि 120 डेज है वो हमारे पास काफ़ी है। तो अभी हमें यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अपनी यूनिट्स है वो हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पे।
तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो हमारा कितना बनेगा, 245 है वो हमारा यहाँ से बन रहा है कि हम इजीली यहाँ से 120 प्लस है वो स्कोर कर सकते हैं। तो यही है कि सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन कौन सी यूनिट है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है इसी अकॉर्डिंग। ठीक है, जो चीज़ें हमें कम आती हैं, जो चीज़ें हमें लगता है कि हम इसमें से अच्छा करके हम इसे करना ही है, तो उन्हीं उसी हिसाब से हमें उनको टाइम देना है। तो आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। अगर किसी की मान लो ऑर्गेनिक अच्छी है, किसी का इनऑर्गेनिक अच्छा है, किसी का फिजिकल अच्छा है, तो इसी अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिट सेलेक्ट करें। मान लो जिसकी फिजिकल अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक अच्छी है, तो उसके लिए जो क्वांटम और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, थर्मो वाला पोर्शन है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और जिसकी फिजिकल अच्छी है, ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, उसके लिए जो आपका रिएजेंट्स है और जो मतलब ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। किसी की ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है तो उसका जो हमारा जो सेकंड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट्स है, नॉन ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन मेटल्स की, वो उस कैटेगरी में आ जाएगी। तो उस तरीके से हमें अपने सिलेबस को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट जहाँ से आपको ऐसा लगता हो कि आप उसमें 9 मार्क्स इजीली ले सकते हो 10 में से। ठीक है, तो ऐसी आपके पास आराम से आपके पास 15 यूनिट्स मिल जाएगी। फिर ऐसी जो थोड़ी आपको अच्छी आती है पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी, उसमें अगर आप मेहनत करोगे तो आपको लगता है कि आप 8 मार्क्स है वो कर लोगे, तो ऐसी यूनिट्स भी आपको सेलेक्ट करनी है और ऐसी आपको 10 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। और फिर आपके पास बचेगी 5-6 यूनिट्स ऐसी बच जाएंगी जिसमें आपको चीज़ें नहीं आती या फिर आपने शायद कभी भी नहीं पढ़ी होगी। उनको एक बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप कहीं से भी वो स्टडी मटेरियल आप उठाए, कहीं से भी आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं नेट गेट के कहीं से भी आपको मिले, तो वहाँ से आपको उठा के आपको एक बार हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आप वहाँ से आसानी से ये सिलेबस आप कवर कर लेंगे, छोड़ना नहीं है। क्योंकि छोड़ने का मतलब ये हो जाएगा कि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसमें से आप 1 या 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं आपको बिल्कुल भी। ऐसा हो जाएगा कि आप सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आपको पढ़ना है एक बार। तो ऐसे ही आपको 6/10 आप है वो सिलेक्ट करो और ऐसे आपको 5 से 6 यूनिट्स आपको मैं सोचता हूँ कि मिल ही जाएंगी, 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है और इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर टाइम देना है। जिसकी आपको चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इसकी, कहीं से भी कोई गलती ना हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी प्लस आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इस वाले के लिए आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो, जो जहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हो वो पहले आप थ्योरी पढ़ो अच्छे से। 1 बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार आपको वो थ्योरी आपको पढ़नी है। तो आपको ज़्यादा टाइम इस वाले पोर्शन के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप कर लोगे इसको कवर। हो सकता है इसमें आपके ज़्यादा मार्क्स भी आ जाए अगर आप अच्छा पढ़ो तो। ये आपकी पहले ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग जिसके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, जिसके मार्क्स कम बन रहे हैं, वो उसी हिसाब से अपनी यूनिट्स को सेलेक्ट करे कि मैं यहाँ से नंबर अपने बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ, कम रह जाएंगे तो वहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। तो एक दिन बैठ के आपको अपने सिलेबस को ऐसे ही देना है कि आप कहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ से आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि आपको किसी और को आपके बारे में नहीं पता, पर आपको खुद को अपने बारे में पता है कि आपको कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपने बहुत एग्ज़ाम दिए होंगे, नेट का भी दिया होगा, सेट का भी दिया होगा, गेट का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपको कौन से टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है। तो पहले आपको यही पढ़ना है कि एक दिन बैठ के ठंडे दिमाग से आपको पूरा दिन लगा दो, चाहे 4 घंटे लगा दो, 2 घंटे लगा दो, तो आपको सबसे पहले इसी तरीके से
अपनी यूनिट्स को डिवाइड करना, उसके ऊपर उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है, फिर आपका ये स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। 120 डेज रेगुलर मेहनत करोगे तो ये आपका एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर है स्ट्रैटेजी बनानी है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करो।